Yes, learners, welcome to IH Marathon back with a new part. This is the second part of our जो 2022 प्रीलिम्स CSC GS1 हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सॉल्व कर रहे हैं विद एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट में किस तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ट्रिक्स एस्टिमेशन सॉरी द एलिमिनेशन प्रिंसिपल्स मेथड्स एंड चीट कोड्स, राइट, एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड कॉमन सेंस के थ्रू किस तरीके से आप क्वेश्चन को टेकल कर सकते हो। इकोनॉमी देख लिया था लास्ट लेसन में, इसमें देखेंगे जो हमारा पॉलिटी है, पॉलिटी सेक्शन पूरा सारे क्वेश्चन इसके अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पढ़ो। सीरीज ए है मेरे पास, ठीक है। परसुएंट टू द रिपोर्ट ऑफ एच.एन. सान्याल कमिटी, द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 वाज पास्ड। ठीक है, नहीं पता आपको इसके बारे में तो ठीक है, ये नहीं पता मान लीजिए आपको। तो बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू पनिश द कंटेम्प्ट। दिस इज डेफिनेटली अ वेरी जेनरिक और वेरी बेसिक स्टेटमेंट, ये सही है आपका। हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता ही है, राइट। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस, नो 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 नो, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द यूपीएससी पैटर्न जो चलाता हुआ आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन देखो इतना ब्रॉड डॉक्यूमेंट है, वो हर चीज को डिफाइन करने नहीं बैठता। तो दिस इज रॉन्ग आपका, ठीक है। नेक्स्ट इन इंडिया पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद द पावर टू मेक द लॉस ऑन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफिनेटली बिल्कुल पार्लियामेंट ही करता है रूल्स और लॉस। देखो अगर आपको इतना पता नहीं कि थर्ड रॉन्ग है तो आपका बचे ए एंड बी, एंड अगर फोर्थ सही है तो आपका आंसर आ जाएगा 4, 1, 2 एंड 4, विच इज आपका ऑप्शन बी। अच्छा देखो, इसमें बहुत बढ़िया एलिमिनेशन प्रिंसिपल लग रहा है आपका, विच इज हम जब बात करते हैं ना कि दो तरीके के स्टेटमेंट आते हैं एक ही स्टेटमेंट में, दो तरीके के। पहला स्टेटमेंट जिसमें बोलता है ये है, सेकंड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट बोलता है कि ये नहीं है, राइट, जिसको हम बोलते हैं फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस। सो इस तरीके के स्टेटमेंट जनरली रॉन्ग ही होते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा, फॉर दिस एंड नॉट फॉर दिस, इस तरीके के स्टेटमेंट देखो इसमें दिख रहा, इसमें लिख रखा है कि गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स एंड लीगल फर्म्स आर रिकॉग्नाइज्ड एडवोकेट बट कॉर्पोरेट लॉयर्स एंड पैटेंट अटॉर्नीज को नहीं करते हैं। बिल्कुल दैट इज द अपना के जो प्रिंसिपल है उस पर बेस्ड है ना, राइट। सेकंड, बार काउंसिल यस हैव द पावर टू ले डाउन द रूल्स relating to the legal education and recognition of the law colleges, डेफिनेटली बार काउंसिल आपके लीगल बॉडी है, उसके बाद डेफिनेटली ऐसी पावर्स होंगी ना। तो फर्स्ट रॉन्ग है आपका, तो इसका आंसर बेसिकली बी है, ठीक। यहाँ क्वेश्चन देखो, सिंपल बेसिक लक्ष्मीकांत से आया है, द बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। क्या ऐसा होता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है और नहीं है नीड इसकी प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल मतलब रिकमेंडेशन की। सेकंड, जब कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल आता है प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, अगर देख लो सोल्व तो वैसे हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये है बेसिकली कि राष्ट्रपति के पास पहुंचते का उनके ऑब्लिगेटरी हो जाती है इसको असेंट देना। एंड जो अमेंडमेंट बिल होता है वो दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, एंड देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, ठीक है। ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है, राइट, इन पे नहीं हो सकता। अलॉन्ग विद जो आपके मनी बिल है उस पर भी नहीं होती जॉइंट सिटिंग। देखो वही पैटर्न यूपीएससी का कॉन्स्टिट्यूशन ये बात बोलता है, क्लासिफाई करता है, डिफाइन करता है, वही चीज है इसमें भी ये लिख रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाई करता है ऐसे मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, नो नहीं करता, बिल्कुल भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता। नेक्स्ट बात करते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है यूनियन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर के इंक्लूड शेल नॉट एक्सीड 15%। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है ये बात, कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है, और 2003 में अमेंडमेंट किया गया था जब जाकर के ये वाली लिमिट लगाई गई, ठीक है, 2003 में। याद रखना, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। देखो ये भी लक्ष्मीकांत से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या बताओ, और डीडी बसु से भी आप देख सकते हो, ठीक है। अगर देखो स्ट्रक्चरली देखे जाए तो लक्ष्मीकांत इज वेरी गुड बुक। तो वहां पर एक बेसिकली फिगर भी बना हुआ है, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़ी है, जिसके अंदर बेसिकली लिस्ट दी रखी है, लिस्ट ऑफ पावर जो कि लोकसभा राज्यसभा की पावर्स जिसमें इक्वल है ना, और जिसमें बेसिकली, और दूसरी लिस्ट में राज्यसभा के एक्सक्लूसिव पावर और लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर दे रखे हैं। तो पढ़ो कि एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा किस किस में, रेटिफाई ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, नो एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन जब उसको हम बोलते हैं इमरजेंसी को खत्म करनी होती है तब लोकसभा बेसिकली बिना राज्यसभा के अप्रूवल के कर सकती है। सेकंड, टू पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट, यस डेफिनेटली ये तो सिर्फ राज्यसभा में और लोकसभा में आ सकता है। फिर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट, नो एब्सोल्युटली नो, राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी इम्पीचमेंट की शुरुआत हो सकती है, एंड इक्वल पावर्स उसमें। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। So the law specifies that
A nominated legislature cannot join any political party within the 6 months of being appointed to the house. Okay, the law does not provide any time frame within which the presiding officer can decide the defection case. देखो पहला वाला स्टेटमेंट वैसे ही गलत है, क्यों? क्योंकि देखो बेसिक लक्ष्मीकांत में पढ़ा होगा आपने कि जो बेसिकली नॉमिनेटेड लेजिस्लेटर्स होते हैं, मैंने ही पढ़ाया है ये, वो 6 मंथ के अंदर, विद इन 6 मंथ अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते कोई भी, तब उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है अंदर एंटी डिफेक्शन, बट अगर बाद में करेंगे तो होगा। तो दिस इज रॉन्ग, ये वाला सही है आपका स्टेटमेंट, ठीक है, ये सिंपल ऑप्शन बी आपका सही है। तो बी कितने सारे ऑप्शन सही है, बी 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 एंड इधर भी बी, ठीक है। एक रूल ये भी कहा जाता है बेसिकली, एक मतलब बहुत ही बड़े मेंटर है यूपीएससी के, उन्होंने भी कहा था कि अगर पैटर्न भी देखना चाहिए, जब आप बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाए ना, तो पैटर्न भी देखना चाहिए कि 4 बार मैक्सिमम एक ही ऑप्शन आ सकता है, 5 बार नहीं आ सकता, राइट। यस, तो इसमें बी तो नहीं होगा अगर उस पर से प्रैक्टिस देखें, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसको वैसे समझ लो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट हु आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट। और उसके अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट व्हिच अपॉइंट्स हिम रिजाइन्स। ओके, देखो पहला तो बेसिकली नो गलत है, पहली बात तो इसमें ओनली आ रहा है, ठीक है, इसलिए भी गलत है। एंड दूसरा कि अगर आपने बेसिक लक्ष्मीकांत पढ़ी है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी प्रोविजन नहीं है, ठीक है, सॉलिसिटर जनरल के लिए। बेसिकली सॉलिसिटर जनरल के बारे में मेंशन ही नहीं है कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं बोलता है इस तरीके की चीजों का, इस तरह की चीजों को लेकर के, ठीक है। अटॉर्नी जनरल इज इंडीड बेसिकली आपका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, बट उसमें इस तरीके की रेजिग्नेशन, उसका अपॉइंटमेंट, सब उनका बेसिकली हटाना वगैरह, रेजिग्नेशन, ये मेंशन नहीं है, ठीक, राइट। तो इसका आपका ऑप्शन बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा डी। यस, रिट ऐसा कोई रिट ऐसा टॉपिक है पॉलिटी में जो कि अगर आप पढ़ के नहीं गए ना, तो नुकसान करा लोगे 2 नंबर का, क्योंकि एक या एक से ज्यादा क्वेश्चन आते आते हैं, 2 क्वेश्चन मिनिमम। तो इसमें यहाँ पर बोला गया है कि इश्यूज बेसिकली रिट से रिलेटेड जो कोर्ट इशू करती है, उससे क्या स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। पहला आता है मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अनलेस इट इज इंटरेस्टेड विद द पब्लिक ड्यूटी, ठीक है। मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी गवर्नमेंट कंपनी, एनी पब्लिक minded person can be petitioner to move the court to obtain the writs of quo warranto। देखो बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ मैं कि मैंडेमस जो होते हैं ना, विल नो, देखो ये वैसे भी बेसिकली 2 स्टेटमेंट सेम है, इसमें से एक ऑप्शन बेसिकली गलत होगा ही होगा, एक स्टेटमेंट, ठीक है, तो वाली ट्रिक यहाँ पे लग रही है। दूसरा दूसरा ये है कि मैंडेमस पब्लिक अथॉरिटीज के खिलाफ भी इश्यू होती है, लेकिन उसके अलावा उनके भी खिलाफ भी इश्यू करा सकते हैं जो बेसिकली पब्लिक ड्यूटी करती हैं, ठीक है, उनके खिलाफ भी हो सकता है। तो राइट, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड तो आपका बेसिक गलत, कि बेसिकली इट नॉट लाई अगेंस्ट द कंपनी इवन दो इट मे बी एन गवर्नमेंट कंपनी, राइट। क्यों भाई, गवर्नमेंट कंपनी होगी तो हो ही सकता है ना, बिल्कुल ही होगा, राइट। सेकंड, फर्स्ट तो आपका सही, एंड थर्ड है कि एनी पब्लिक माइंडेड कोई भी कर सकता है जो जो कि चाहता है। को वारंटो, क्या है कि बेसिकली को वारंटो में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एडमिनिस्ट्रेटर है ना, ऑफिसर है, तो अगर वो बेसिकली उस पोस्ट के लिए लायबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, है ना, लेजिटिमेट नहीं है उनका वहां पर वो रहना, और वो एलिजिबिलिटी खो देते हैं किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो कोई भी पर्सन, पब्लिक माइंडेड पर्सन जाकर के को वारंटो की इशू के अंतर्गत कह सकता है कि इनकी जो है आप जांच करें, इन्वेस्टिगेशन करें, इनको हटाएं इस पोस्ट से। ये बात है को वारंटो में, ठीक है, ये सब बात है। फिर आपको हैबियस कॉर्पस भी पढ़ना है जो इलीगल डिटेंशन के लिए होता है, राइट, हैबियस कॉर्पस। उसके बाद हम बात करते हैं सर्टियोरारी प्रोहिबिशन। तो सर्टियोरारी अगर कोई भी बेसिकली क्या होता है, कोई भी कोर्ट कोई भी कानून बनता है या फिर कुछ भी होता है, तो उसको उस पे बेसिकली उसको रिजेक्ट कर देता है सर्टियोरारी, है ना। और प्रोहिबिशन भी होता है वो, लेकिन सर्टियोरारी पोस्टमार्टम होता है, पर प्रोहिबिशन पहले ही रोक लगा देता है ना, राइट। एक वीडियो बना करके डाल दूंगा मैं, देख लेना आप उसको, वैसे समझा चुका हूँ मैं इसको, फंडामेंटल राइट्स वाले टॉपिक में हमने इसको देखा हुआ है, ठीक है। विद रेफरेंस टू द हम जब हम बात करते हैं, चलो देख लो यहीं पे देख लो, विद रेफरेंस टू द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, क्या है इसका बेसिकली, ठीक है। प्राइवेट एंड पब्लिक हॉस्पिटल मस्ट अडोप्टेड, मस्ट, ओके, एज इट एम्स to achieve universal health coverage, every citizen of India should be part of it ultimately. It has seamless portability,
अक्रॉस द कंट्री। देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला यहाँ पर रूल लग रहा है ना, दोनों ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट, तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट इज आपका है ना, कि डेप्यूटी स्पीकर के बारे में पूछा है लोकसभा के, है ना। तो ठीक, पहला पढ़ो, एज पर द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा एंड द इलेक्शन ऑफ डेप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज, ये तो डेफिनेटली सिंपल है, सिंपल सा है, लक्ष्मीकांत बेसिक, कि ना स्पीकर जब बोलता है डेट डेट फिक्स करता है, तब डेप्यूटी स्पीकर का क्या होता है, हम्म इलेक्शन होता है। तो यहाँ पर आप सी और डी हटा दो, ठीक है, इनमें से एक है, तो वन सही है आपका, थ्री भी सही है, टू देखना है अपन को, ठीक है, यानी कि फोर्थ भी आपका गलत है। अब टू देखना है कि देयर इज अ मैंडेटरी प्रोविजन दैट इलेक्शन ऑफ अ कैंडिडेट एज अ डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शेल बी फ्रॉम आइदर द प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, और ऐसा कोई रूल नहीं होता है कि ये कौन सी पार्टी से कौन है, बेसिकली ये जो है अ, आपका बेस्ड होता है ऑन द रूल्स ऑफ लोकसभा, ठीक है। और दूसरा ये बहुत ही क्या है, एक्सट्रीम है, मैंडेटरी है, ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोविजन थोड़ी है, ठीक है। तो आपका आंसर आया था ए। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, और जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्स इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, क्लोजर, रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ्स इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉय वर्कर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड है। देखो सीएसओ का तो कोई काम ही नहीं है इसमें, ठीक है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के ऊपर में बात कर रहे हैं, है ना, फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो इसमें उस तरीके का कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो इन मैटर्स को देखता है, ठीक है। तो सीएसओ बिल्कुल नहीं देखता। उसके अलावा नेशनल टेक्निकल मैन पावर, ये भी बिल्कुल आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन पूछ लिया, ऑप्शन है। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड लेबर ब्यूरो, एंड इस तरीके की रिपोर्ट्स या फिर डेटा इंफॉर्मेशन के लिए एक स्पेशल बॉडी होती है जो कि इन सब चीजों को करता है, ठीक है। तो लेबर ब्यूरो इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, लेकिन आप 50-50 यहाँ पर क्या रख चुके हो, एलिमिनेट, ठीक है। तो आप 50% चांस है। वो इस वाले क्वेश्चन को हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, ध्यान से समझना। इसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, मुझे बिल्कुल नहीं पता, उस टाइम पे अपन जब इस एग्जाम में बैठे कुछ नहीं पता आपको इसके बारे में, लेकिन आपको इसको अटेम्प्ट करना है, छोड़ोगे नहीं, ज्यादा इंफॉर्मेशन ज्यादा चांसेस ऑफ बीइंग करेक्ट, हाँ, रिमेंबर, राइट। तो इंडिया में कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, तो पहला आता है आपका, इसका है, इज द मेजर सोर्स ऑफ कोल स्टेटिस्टिक्स इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चलो ठीक है, देखते हैं, नहीं पता। इट मॉनिटर्स प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैप्टिव coal and lignite blocks. It hears any objection to government notification relating to the आपका acquisition of coal bearing areas. Next, it ensures the coal mining companies deliver the coal to end user in the prescribed time. देखो पेरिफेरल नॉलेज किस तरीके से काम आएगी, कोई भी ऐसी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन या नहीं होगा जो कि इस चीज को कैलकुलेट कर सके, है ना। और देर इज नो नीड ऑल्सो टू कैलकुलेट सच थिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ऑड भी लग रहा है, एंड अगर बेसिकली एंड ये स्टेटमेंट भी एक्सट्रीम है एक लेवल पे, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि कोल माइनिंग कंपनीज जो कोल डिलीवर करती है एंड यूजर को, उसको ये इंश्योर करता है, यानी कि चाहता ही है कि कोल माइनिंग एंड यूजर को दे, नहीं फैक्ट्रीज को दे देंगी, है ना। फैक्ट्रीज से फिर फैक्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल वो इस्तेमाल होगा, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट एंड यूजर को दिया जाए, ठीक है। उससे फिर आयरन स्मेल्टिंग और ये सब दूसरी कंपनीज में काम हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से, तो फोर्थ वाला इज द आपका सबसे गंदा ऑप्शन इसके अंदर अगर आप देखा जाए, तो फोर्थ वाला को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो वन ए एंड सी आपका सही रहेगा। एंड जो हमने जो ट्रिक बताई थी मैंने आपको, चीट कोड, कि अगर ऐसा कोई काम पड़ बेसिकली आपका टाइम पड़ जाता है कि दो ऑप्शन से और आपको बिल्कुल भी याद नहीं है, यानी कि वन एंड टू तो करेक्ट है, थ्री वाला सही है कि नहीं है, तो गो विद द ज्यादा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इसका आंसर वन टू एंड थ्री है। तो सच, ये इस तरीके के जो ऑप्शन आते हैं ना, इसमें हम बोलते हैं बहुत मुश्किल है इस तरीके के स्टेटमेंट्स को बिलीव रखना, ठीक है, बिलीव कर पाना, राइट। शेड्यूल्स तो पढ़ के जाना, हर साल एक या दो क्वेश्चन आता है ना। इफ अ पर्टिकुलर एरिया इज बीइंग ब्रोट अंडर द फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखो शेड्यूल्स इस तरीके से मैंने समझाया ना, कभी जिंदगी में नहीं बोलोगे, इतना फायदा होता है इस चीज से, अगर आप शेड्यूल भी याद रख लेते हैं कभी गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। तो जा करके देख लेना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी सीरीज है इसके अंदर, ठीक है। वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लर्न, बहुत इजी, रटना नहीं है, बिल्कुल ट्रिक्स के साथ मैंने जो है निमोनिक्स बना करके उसको समझाया वहां पर, राइट। सो फिफ्थ शेड्यूल में डालने के बाद बेसिकली कौन सा इम्प्लीमेंटेशन होता है, सो दिस वुड बी प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल इनटू नॉन ट्राइबल पीपल, एब्सोल्युटली करेक्ट। शेड्यूल एरिया से रिलेटेड होता है फिफ्थ शेड्यूल आपके, तो मैंने ट्रिक बताई थी आपको, TEARSOFOLD PM, टीयर्स ऑफ द ओल्ड PM, ये मैंने बताया था,
ठीक है, तो आपने नहीं देखी तो उसको देख लेना। नेक्स्ट है कि इंडियन सैनिटेशन कोalition बेसिकली इज अ प्लेटफॉर्म टू प्रमोट सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड इज फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स is an apex body of the Ministry of Housing and Urban Affairs, Government of India, and uh, it provides innovative solution to address the challenges of urban India। ठीक है, तो सिंपल सा इसके अंदर आप अगर आपको अंदाजा नहीं है, बिल्कुल भी अटेम्प्ट करना है, जरूरी हो रहा है, तो गो विद द प्रिंसिपल और रूल ऑफ आपका अथॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन वाला, दोनों में ही दे रखी है, दोनों ही गलत है। ठीक है, डी। वो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी है जो बनाई गई थी? इसका है सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है, पुराना साल का है, राइट, एंड थीम भी रिपीटेड है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस ये वाला पढ़ो क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द टी बोर्ड इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो पहला है टी बोर्ड इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सेकंड इट इज रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में और इसके ओवरसीज ऑफिस है दुबई, मॉस्को में। तो वही रूल जो हम बात करते हैं कि जो मिनिस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो गलती देती है यूपीएससी। तो टू वाला अगर हम एलिमिनेट करें तो बचता है आपके पास ए, सी एंड डी। ठीक है, तो अगर देखो टी जो है इतना बड़ा यहाँ पर सेगमेंट है इंडिया में, एक्सपोर्ट का भी हम करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, कि बिना इस रेगुलेटरी प्रोटेक्शंस के इसको तो जो है कंट्रोल कर पाना सही नहीं है ना कंट्री गवर्नेंस के लिए, राइट। सो इट हैज टू बी अ गवर्नमेंट बॉडी और स्टेटरी बॉडी, और बोर्ड लगाए। तो अंदाजा लगाओ, जैसे आप स्टेट बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, ये सब लीगल और स्टेटरी बॉडीज हैं, तो ये भी क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है ना। तो वन इज करेक्ट आपका। ठीक है, तो सी भी गलत है आपका। अब देखना आपको थर्ड सही है कि फोर्थ सही है। तो देखो बेसिकली 50-50% चांस था आपको यहाँ पर भी, और यहाँ पर आपको चांस लेना पड़ेगा, राइट। सो आप जो है इसके बाद यहाँ पर रिस्क ले सकते हो। तो इसका आंसर है 1 एंड 4। ठीक है, तो ये हो गया आपका पॉलिटी सेक्शन। तो अगले दिन हम देखेंगे दूसरा सेगमेंट। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।